आज हम जानेंगे भगत सिंह की लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ की फिलॉसफी, जो उनके रेवोल्यूशन थॉट्स थे उनके बारे में, और कैसे उन्होंने हमारी फ्रीडम के अंदर बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। दूसरा हम देखेंगे बिल्किस बानो केस के बारे में, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई थी उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे साउथ चाइना सी में कैसे चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है, जो एक हमारे लिए कंसर्न का इश्यू हो सकता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार में। आज हम देखेंगे 27 सितंबर के एडिटोरियल एनालिसिस को, देखेंगे 5 प्रीलिम्स की फैक्ट की न्यूज करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि पिछले 3 सालों में हमारी एकेडमी ने 108 सिलेक्शंस दिए हैं। आपके 2024 में 51 सिलेक्शंस थे हमारी एकेडमी से, जिसमें आपकी डीएसपी की और एसडीएम की पोस्ट थी। 2023 में 24 सिलेक्शन थे, जिसमें अनिल कुमार हमारी एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। जो बच्चे एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारे एकेडमी ने न्यू बैच लॉन्च कर दिए हैं, जैसे अभिमन्यु बैच रिसेंटली चल रहा है, जिसमें आपको फुल फ्लेज्ड प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू पूरा कोर्स करवाया जाएगा। ये आपको दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप इसको यहाँ पे आके ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं और अपने घर बैठे ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। हमारी एकेडमी का एक ऐप है जिसमें डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी करके ऐप है, आप उसको इंस्टॉल करके वहां पे अपनी पूरी डिटेल देख सकते हैं इस बैच के बारे में। और ये नंबर भी आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आप इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम हमारा 27 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हमारे इंडेक्स से। देखो, फर्स्ट न्यूज हो जाती है हमारे इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस 3 से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया, स्पेशल इनिशिएटिव्स टू ड्राइव अवे वाइल्ड एलिफेंट्स फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशंस इन इडुकी विलेज। कैसे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जब जैसे आपके एलिफेंट हो, उनको ह्यूमन हैबिलिटेशन से दूर लेके जाया जा रहा है ना। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे एक सेंचुरी की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात है, वो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड हमारा आर्टिकल है इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी में हम देखेंगे बिल्किस बानो वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस रिव्यू पिटिशन बाय गुजरात। इस केस के बारे में हम पूरा देखेंगे, कैसे ये 2002 में केस स्टार्ट हुआ था, क्या इंसिडेंट रहा था, इसको हम प्रॉपर देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इसमें हम देखेंगे आपके साउथ चाइना सी में कैसे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। नेक्स्ट हमारी हो जाती है पेज 11 पे, हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें हम जानेंगे भगत सिंह की लाइफ के बारे में, उनकी जो रेडिकल थिंकर्स एंड आइडियोलॉजी, वो कैसे रेडिकल थिंकर्स थे, उनकी क्या क्या फिलोसफी थी, उनकी आइडियोलॉजी क्या बोलती थी, है ना, उसके बारे में हम आज विस्तार से देखेंगे। इवेंट इन न्यूज में हमारा हो जाता है जीवित पुत्री का फेस्टिवल। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है, इसका क्या पर्पज होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड हमारे एडिटोरियल एनालिसिस को। इसमें हमारी है अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक इंडियाज पेंशन स्कीम। इसमें हम जानेंगे न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, तीनों स्कीम्स के बारे में देखेंगे और कैसे हम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पे शिफ्ट हो सकते हैं अपनी ओल्ड और न्यू स्कीम से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट आर्टिकल। देखो, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया, एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे जो आपके वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, उनके जो आपके ह्यूमंस के फार्म लैंड्स है, उनसे कैसे दूर रखा जाए, जिससे आपकी ह्यूमन और एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो। ठीक है, ये बस आपका आर्टिकल है। ये आप कहीं मेंशन कर सकते हैं कि ऐसे जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इनिशिएट ले सकता है कि जो एनिमल्स है और ह्यूमंस का कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो। अगर कुछ एनिमल्स आपके फार्म लैंड में आ रहे हैं या आपके ह्यूमन हैबिलिटेशन एरियाज में आ रहे हैं, तो आपके फॉरेस्ट ऑफिसर्स, जो आपके फॉरेस्ट वर्कर, वो इंश्योर करें कि उनको कैसे वापस उनके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क में वापस ले जाया जाए, है ना, ताकि हमारी कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो उनसे। अ, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर एग्जाम में आ जाती है तो ये कहाँ है, केरला के अंदर लोकेटेड है। और केरला के अंदर लोकेटेड कहाँ है ये, आपके मरायूर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है। तो मयायूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पे, केरला में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। सेकंड, ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, अगर ऐसे इनिशिएट लिए जाए। वन लाइन में आप इसको सिर्फ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आपके एग्जाम्पल के तौर पे भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे आपके अगर इन्वायरमेंट में आपको
क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो कि रिसेंटली आपके मैयारपुर डिस्ट्रिक्ट में इनिशिएट लिए गए वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा कि वाइल्ड लाइफ, वो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, उनको वापस उनके एरियाज में भेजा जा रहा है। आप एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हो इसको। सेकंड हमारी इंडियन पॉलिटिक्स से इंपॉर्टेंट है, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द गुजरात गवर्नमेंट फील टू रिव्यू इट्स जनवरी 8 वर्डिक्ट। इसमें देखो बेसिकली क्या हुआ था, ये केस है आपका 2002 का। 2002 में बिल्किश बानो नाम की एक फीमेल थी, वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ अपने गांव से दूसरे गांव जा रही थी, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज्यादा रायोट्स की सिचुएशन थी। तो वहां पे ना हिंदू मुस्लिम के अंदर बहुत ज्यादा रायोट्स हो रखे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि उनका जो विलेज है उनके लिए सेफ नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली के 14 मेंबर्स के साथ वो एक विलेज से दूसरे विलेज जा रही थी। उस टाइम पे वो 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी और उनकी 3 साल की लड़की भी उनके साथ थी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वहां पे एक क्राउड आया जिसमें 20 से 30 लोग थे। उन्होंने उनके ऑलमोस्ट 7 मेंबर्स को मार दिया। ऑल्दो ये रेशियो ज्यादा हो सकता है, बट जो आपकी जजमेंट्स है उसमें ये है कि 7 उसके फैमिली मेंबर्स को मारा गया और उनके साथ गैंग रेप किया गया, और उनकी जो 3 साल की लड़की थी उसको पत्थर में पटक के मार दिया गया, ठीक है। तो ये तब तो जब वो अपने पास वाले पुलिस स्टेशन में जाके इन्होंने कंप्लेन की, तो वहां पे पुलिस ने भी इतने अच्छे से उसको चेक नहीं किया, ना ही वहां पे डॉक्टर्स ने उनका प्रॉपर जो भी लोग मरे थे उनका प्रॉपर पोस्टमार्टम किया। तो ये केस बाद में ह्यूमन राइट कमीशन लेते हैं और उसके साथ इस केस को इंक्रीज किया जाता है, गुजरात हाई कोर्ट में इसको लड़ा जाता है, लेकिन वहां पे इनको बहुत ज्यादा मारने की धमकियां दी जा रही थी। तो इस केस को बाद में खारिज भी कर दिया गया था बाय गुजरात गवर्नमेंट। लेकिन फिर बिल्किस बानो नहीं हार मानती है, वो कहा सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने क्या बोला कि इस केस को रीस्टार्ट करो। उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया, सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया गया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो उनको पाया गया कि वहां पे आपके 6 पुलिसमैन और 2 डॉक्टर भी शामिल है जो इस केस को दबाने में थे। उसके अलावा 11 लोगों के नाम सामने आए। तभी इस केस को गुजरात से शिफ्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने किसको दिया, महाराष्ट्र को हैंडओवर किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन 11 जो मेंबर्स थे जिन्होंने क्राइम किया है उनको आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट सुनाई, ठीक है। तो ये केस हमारे लिए आज क्यों इंपॉर्टेंट है, आज ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, गुजरात गवर्नमेंट ने उनको रिमिशन फाइल कर दी। यानी रिमिशन का मतलब क्या है कि उनको बरी कर दिया गया है, ये बोल के कि आपका जो लाइफ स्पैन का टाइम होता है वो 14 ईयर से ज्यादा होता है, तो आप सरकार से क्या मांग सकते हो, रिमिशन मांग सकते हो। तो वहां पे एक आपका एक पर्सन का नाम है यहाँ पे आएगा आपके राधे श्याम शाह नाम के एक पर्सन है। उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट से अपील की कि हमें रिमिशन दिया जाए, तो उन सबको रिमिशन दिया गया, फिर उसका वेलकम हुआ। लेकिन इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी की तरफ गया कि कैसे एक रेपिस्ट मर्डरर को हमने रिलीज किया है, उनको माला पहना के हम स्वागत कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट का ये जो फैसला है ये बिल्कुल गलत है और इस फैसले को लेने का गुजरात गवर्नमेंट के पास कोई भी अधिकार नहीं है। जबकि गुजरात जो गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही थी कि 1992 रिमिशन एक्ट के तहत कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे गुजरात गवर्नमेंट का अपना एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी गुजरात गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिमिशन प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि आपने जो रिमिशन दिया है वो आपके अंडर में नहीं आता है, क्योंकि हमने केस को गुजरात से कहाँ फाइल कर दिया था, महाराष्ट्र फाइल कर दिया था। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये कर सकती है, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये केस ऐसे है, अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। 8 जनवरी को ये वर्डिक्ट दी थी आपकी गुजरात गवर्नमेंट ने, उनको रिलीज किया था, उनको क्या आपकी रिमिशन ग्रांटेड कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या बोला, रिजेक्ट कर दिया कि उस रिमिशन को आप नहीं ले सकते, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देखेगी। आपके राधेश्याम साहा ने मई 2022 में, देखो 2002 का केस है, 2022 तक चल रहा है। तो 2022 में क्या मांगे, रिमिशन मांगी। उन्होंने 15 साल का अपना टेन्योर पूरा कर लिया था। गुजरात स्टेटमेंट का आर्ग्यू क्या था कि भाई वो रिमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी पॉलिसी है 1992 के तहत। लेकिन जो केस है वो किसके अंडर चल रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, क्योंकि बिल्किस बानो को क्या आपकी ऐसे वो आ रही थी, धमकियां आ रही थी, तो उसके चलते इसको चेंज कर दिया गया था। अभी देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये केस भी हम मेंशन कर सकते हैं, जुडिशियल डिले के अंदर इसको मेंशन कर सकते हैं, या इस केस को कहीं हम और रिमिशन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। रिमिशन हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, कंप्लीट एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस एट अ रिड्यूस पॉइंट, यानी कि आपके जो कंप्लीट सेंटेंस, जो आपको अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया है तो आपको उसको बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि रिमिशन के अंदर ये आपकी पैरोल और फरलोग,
इसमें क्या होता है कि आपका फरलोग में क्या होता है कि आपका सस्पेंशन कर दिया, जो आपको सेंटेंस दिया गया वो खत्म कर दिया। पैरोल में क्या बोलता है कि आपका बिहेव उनको ऐसा लगा कि भाई आप सही बिहेव कर रहे हो इम्प्रिजन में रह के, तो आपकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको कम कर सकते हैं। तो रिमिशन इन दोनों से अलग होती है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ जो पीरियड है वो टर्म कंप्लीट कर ली है, तो उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों क्या कर सकते हैं, उनके पास सोवरेन पावर है पार्डन की बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 72 आपके ये एचसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट कैन ग्रांट, क्या कर सकता है, पार्डन कर सकता है, आपका रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है। प्रेसिडेंट के पास ओनली ऐसी पावर है कि वो आपके डेथ सेंटेंस को भी बिल्कुल खारिज कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही गवर्नर के पास आपके आर्टिकल 161 के अंडर क्या होती है, सेम पावर है पार्डन की, आपकी रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन और पनिशमेंट टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास गवर्नर के पास 161 और प्रेसिडेंट के पास आपके 72 आर्टिकल के तहत आपकी सारी पावर्स है। स्टेटरी पावर ऑफ द रिमिशन की किसके अंदर आती है, आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर के अंदर आती है। इसमें रिमिशन ऑफ प्रिजन सेंटेंस, दिस इज बिकॉज प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है हमारे लिए कि प्रिजन किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा हमारा अंडर सेक्शन 432, हमारे लिए 432 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर क्या बोलता है आपके सीपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, कि जो आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना वो क्या कर सकती है, आपके जो सेंटेंस है उसको रिमिशन, रिमिट कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या बोल रहा है कि कंप्लीट देयर क्या है, प्रिजन टर्म। अगर आपकी प्रिजन टर्म लाइफ, इसमें क्या था, लाइफ इंप्रिजनमेंट की, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट से भी पहले आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपको रिमिशन ग्रांट कर सकती है, ठीक है। ये किसके अंदर बोला गया, सीआरपीसी के अंदर बोला गया। अब सीआरपीसी का हमने जो नाम चेंज किया है वो क्या किया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर क्या है, आपका ये चैप्टर नंबर है 34। इसके अंदर क्या बोला है, पावर ऑफ रिमिशन की बात की गई है। उसी को सेम रिपीट किया है कि कैसे आपकी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन के पास कि आपके जो सेंटेंस ऑफ डेथ है या सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसको कम कर सकती है कौन, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं। क्या है, आपकी कम्यूट सेंटेंस की है, ठीक है। आपकी रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ रिमिशन और सॉरी कम्यूटेशंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग करती है आफ्टर किसके बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपके इस पे काम कर सकती है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या है, आपका लक्ष्मण नस्कार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, 2000 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्शन दी थी कि किस किस केसेस पे आप रिमिशन प्रोवाइड कर सकते हो। वो हेडलाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वेदर इंडिविजुअल एक्ट और क्राइम दैट डज नॉट इफेक्ट द सोसाइटी, आपका जो क्राइम है वो आपकी सोसाइटी को इफेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेंडेंसी में। सेकंड क्या है, आपके जो चांसेस ऑफ क्राइम के वो रिपीट के नहीं होंगे फ्यूचर में, सेकंड, ठीक है। थर्ड में क्या बोलते हैं कि कन्विक्टेड हैज लॉस्ट द पोटेंशियल, जो आपका जिसने क्राइम कन्विक्ट किया है अब उसमें इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो दोबारा उस क्राइम को कमिट करेगा। नेक्स्ट क्या है कि पर्पस इन ब्रेकिंग सीवियर सर्व्ड इन कीपिंग द कन्विक्टेड इन प्रिजन, ठीक है। जो आपका पर्पस था, जिस पर्पस से आप उस कन्विक्टेड को आप प्रिजन में रख रहे हो, कंप्लीट हो चुका है। जैसे क्या होता है, आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि फुल फ्लेज्ड आपको पूरी लाइफ तक रहना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपको पैरोल दी जाती है आपके बिहेवियर के बेसिस पे, या आपको रिमिशन कर दिया जाता है कि आपने जो क्राइम किया था अब आप उसको नहीं करने वाले हो, ये एंश्योरिटी के साथ आपको उससे पहले भी रिलीज कर दिया जाता है ना। तो उसी को बोल रहा है कि आपके मतलब पर्पस जो था, आपका पर्पस क्या था प्रिजन के अंदर, कि आपके जो बिहेवियर था वो चेंज किया जाए प्रिजन के अंदर रख के। आपने जो क्राइम किया आपको एटलीस्ट उसका रियलाइजेशन हो कि आप फ्यूचर में वो ना करो। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि आप उसको दोबारा नहीं करोगे तो आपको रिमिट कर देगी, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है कि आपकी फैमिली की कंडीशन क्या हो, अच्छी नहीं हो, आपकी सोशल जो इकोनॉमिकल फैमिली कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो रखी हो, इसलिए मिनिमम आपने 14 साल अपने प्रिजन में ईयर्स बिता लिए लाइफ सेंटेंस के केसेस में। बिल्किश बानो केस के बारे में मैंने बताया कि आपको गोदारा राइट्स गुजरात 2002 में हुए थे, जहां पे बिल्किश बानो की फैमिली अटैक कर दी गई थी ग्रुप ऑफ पीपल से। ये मैंने बताया कि ब्रूटली रेप्ड एंड 7 फैमिली मेंबर की डेथ कर दी गई थी। ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या किया था, उनका केस लिया था, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी थी।
गुजरात से महाराष्ट्र मुंबई में चेंज कर दिया गया था, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की वो मिली थी, ठीक है। इसके अलावा रिव्यू पिटिशन बाय बिल्किस बानो, इन्होंने बिल्किस बानो की जो पिटिशन थी वो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या कर दी थी, आपके जो एक मेंबर का मैंने नाम बताया था, उन्होंने अपील की थी गवर्नमेंट से, तो उन्होंने खारिज मतलब उन्होंने 11 मेंबर्स को रिलीज कर दिया था, रिमिशन प्रोवाइड कर दिया था। वही सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कर दिया, मना कर दिया है ना। तो ये ही वो केस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशनशिप इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है कि रिसेंट ईयर्स मैरीटाइम ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया कौन सी, ईस्ट एशिया किसकी बात कर रहा है, चाइना सी के रीजन की, जहाँ पे जापान, फिलीपींस, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, इस रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। विटनेस escalating power struggles with China, claiming Japan controlled Senkaku और आपका डाइयू डाइयू आइलैंड इन द ईस्ट चाइना सी। तो ये दो आपके आइलैंड है जिसपे कौन आपकी चाइना और जापान दोनों क्लेम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स है। बेसिकली देखो ये आपका रीजन हो जाता है, ये आपका रीजन है साउथ चाइना का, ये चाइना का रीजन है आपका, ये जापान का रीजन है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ना 9 डॉट लाइन क्लिक करी है, ठीक है। 9 डॉट लाइन का मतलब क्या है यहाँ पे कि चाइना ने बोला कि ये जो लाइन है, इस लाइन तक सारे रिसोर्स मेरे हैं, ठीक है। अब इस लाइन के सारे रिसोर्स चाइना के, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी फिशिंग जो बहुत अच्छा फिश प्रोडक्शन एरिया है, ठीक है। सेकंड इसमें क्या है कि आपकी ऑयल के और गैसेस के बहुत ज्यादा स्टॉक है, तो यहाँ पे क्या नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, दूसरा आपका फिशरी ग्राउंड है ये, ठीक है। इस वजह से चाइना क्या इसमें क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये आइलैंड है आपका, इसके ऊपर क्या है, आपकी जापान और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ये हमारे लिए कैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से जो ट्रेड हो रहा है ना, उस पर चाइना कंट्रोल करना चाह रहा है। अगर चाइना उस पर कंट्रोल करता है ना, तो चाइना एक सुपर पावर बन रहा है उस रीजन में, जो कि एक कंसर्न, हमारे जो काउंटर चाइना पॉलिसी है उसके लिए कंसर्न की बात हो जाती है। जो करंट जो पॉलिटिकल टेंशन है वो क्या है कि इस चाइना सी में ये दो आइलैंड है आपके, सिनका काकू और आपका डाइवू आइलैंड्स हैं, इन पे दोनों क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या टेंशन हुई थी आपकी, जो अरेस्ट ऑफ द चाइनीज फिशिंग बोट अरेस्ट कर ली गई थी जापानीज के द्वारा 2012 में, जैसे हमारे श्रीलंका और इंडिया का चलता है वैसा ही सिनेरियो है। अब देखो साउथ चाइना सी में क्या है, 9 डैश लाइन मैंने क्या बताया कि चाइना ने बनाई है कि ये इतना जो रीजन आएगा ये मेरे अंडर में आएगा, ठीक है। किस बेसिस पे, अ, उन्होंने बेसिस नहीं बताया, बट उन्होंने बताया कि हमारे ना ये एरिया ये हमारे अंडर में आएगा, जो कि किसको हार्म कर रहा है, जो आपके इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है वोटर का, उससे आगे जो उसका 200 नॉटिकल माइल है ना, उसको क्रॉस करके इन्होंने अपनी 9 डैश लाइन बनाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड फिशरी ग्राउंड, ठीक है। इसमें देखो वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, आपका बुर्नी और ताइवान इसमें इफेक्ट होते हैं। वहां पे चाइना ने और क्या करने शुरू कर दिया, आपके आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने शुरू कर दिए। तो आर्टिफिशियल आइलैंड क्यों बना रहे हैं, ताकि वहां के नेचुरल रिसोर्स को वो निकाल पाए, वहां पे अच्छा फिशरी ग्राउंड बना पाए। तो उन आर्टिफिशियल आइलैंड से क्या हो रहा है, बहुत सारा हार्म हो रहा है। देखो यूएस कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे हम ले सकते हैं, यूएस मेंटेन सिक्योरिटी अलायंस विद जापान, साउथ कोरिया एंड फिलीपींस, प्रोवाइडिंग मिलिट्री बैकिंग, ठीक है। तो जो आपका यूएस है वो आपके जापान के साथ मिलके, साउथ कोरिया के साथ मिलके, फिलीपींस के साथ मिलके उनको बैकग्राउंड से क्या दे रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और कोऑपरेट कर रहे हैं इनको। इन्होंने एक अपनी वो बनाई है स्क्वाड, स्क्वाड में क्या क्या आते हैं आपके, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस आते हैं। इनका मेन कंसर्न क्या है, आपका काउंटर बैलेंस चाइनाज इन्फ्लुएंस, जो चाइना का इन्फ्लुएंस हो रहा है उस ग्राउंड पे, चाइना अपना जो पोजिशन होल्ड किए हुए है उसको बैलेंस करना है, यूएस इन कंट्रीज के साथ मिलकर उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। मतलब काउंटर बेसिकली करेगा चाइना को। अब क्लाइमेट चेंज में क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसका, देखो पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स एंड राइजिंग सी लेवल। आपका ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से आपका सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है तो आइलैंड्स कंट्री उनको क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उससे क्या आपका फिशरी ग्राउंड भी कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है। तो राइजिंग सी लेवल क्या है, थ्रेस्टल कोस्टल कम्युनिटी को हार्म हो रहा है, ठीक है, और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म हो रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इरोजन ऑफ आइलैंड्स। इरोजन ऑफ आइलैंड्स कैसे हो रहे हैं, जो आपके आर्टिफिशियल आइलैंड्स बन रहे हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, आपके इरोजन ऑफ जो कोस्टल आइलैंड्स हैं दूसरे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जैसे कोरल लीफ्स आपके जो इकोसिस्टम है उनका, वो आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, किससे, आपके आर्टिफिशियल आइलैंड हैं जो चाइना के उनसे, ठीक है। इनके इम्प्लीकेशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज बाय द रीजनल पावर इन ईस्ट एंड, क्या क्या इम्प्लीकेशंस है आपकी जो मिलिट्री एक्टिविटीज है उनकी। देखो एक तो क्या है, ग्रोइंग आपकी मिलिट्री मिलिट्रीलाइजेशन, इसमें क्या बोल रहा है,
मिलिट्रीलाइजेशन में क्या बोल रहे हैं, चाइना हैज रैपिडली एक्सपेंडेड मिलिट्री प्रेजेंस। चाइना लगातार क्या करता जा रहा है, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है। जापान के साथ वाले आइलैंड पे जाके उसने अपने मिलिट्री बेस बना लिए, फिलीपींस के साथ वाले आइलैंड पे जाके उसने अपने मिलिट्री बेस, तो क्या कर रहा है उसको मिलिट्रीली, मतलब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी पावर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। सेकंड क्या है, ये चैलेंज है आपकी यूएसए नेवी के लिए। अगर चाइना उसको ऑक्यूपाई कर लेगा तो यूएसए उसको कैसे काउंटर बैलेंस करेगा, ये भी एक चैलेंज हो जाता है इनके लिए। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, लोकल कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक इफेक्ट। कैसे आपकी जो साउथ चाइना सी में चाइना की प्रेजेंस वहां की लोकल कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रही है। तो पहला इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होगा, अगर चाइना ही उन ग्राउंड्स को कैप्चर कर लेगा जो फिशरीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपकी जो वो लोकल कम्युनिटीज हैं, वो जिनका फिशिंग पे पूरा एरिया पे उनका डिपेंड रहता है, उनका लाइवलीहुड पूरा फिशिंग पे डिपेंड रहता है, वो कहीं ना कहीं हार्म होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड इसमें क्या होता है कि आपका द रीजन इज होम ऑफ क्रिटिकल सी लाइंस। जो आपका देखोगे ये जो रीजन है साउथ चाइना सी, वहां पे गैस लाइंस भी आपके पास हो रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर वहां पे चाइना बहुत ज्यादा अपनी प्रेजेंस कर लेता है, तो वहां से जो ट्रेड है हमारा, अगर हमारा भी हो, इंडिया का भी हो, और दूसरी कंट्री का भी, उसको भी कहीं ना कहीं चाइना रेगुलेट करने लग जाएगा, वो हैम्पर होगा ट्रेड आपकी एक्टिविटीज। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड हो गया, इंक्लूडिंग आपके एनर्जी सप्लाई पासिस हो गया ना, उनको ब्लॉक कर सकता है यहाँ पे। और इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। वे फॉरवर्ड क्या है, आपके मैरीटाइम पार्टनरशिप को आप इंक्रीज करो, जैसे हमारी क्वाड है, एशियन है, वहां हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जो इंडिया का इनिशिएटिव है, जैसे सागर है, ठीक है, सागर जो हमारा इनिशिएटिव है वो क्या है आपका, सिक्योरिटी एंड ग्रोइंग फॉर ऑल इन द रीजन। जो आपके उस रीजन में उसको सिक्योरिटी को ग्रो करो, ठीक है। जो आगे फिलीपींस होगी, वियतनाम होगी, इन कंट्रीज के साथ हम सागर को अपना इनिशिएट ले सकते हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। देखो इसमें क्या है आपका, भगत सिंह के बारे में बताया गया है कि उनकी अभी रिसेंटली क्या सितंबर 28 में क्या हुआ, 117 बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई है किनकी, भगत सिंह जी की। ठीक है, इसमें क्या है, इनकी लाइफ के बारे में बताया गया है कि इनका बर्थ कहाँ हुआ है। इनका बर्थ बंगा पंजाब, जो अभी पाकिस्तान के रीजन में, वहां पे हुआ था 1907 में। फैमिली में इनके किशन सिंह इनके फादर थे और अजीत सिंह इनके अंकल थे। उनसे इन्होंने अपनी जो फ्रीडम फाइटर की जो एस्पिरेशन है वो उनसे मिली है। जो इनका एफिलिएशन है वो कहाँ पे, इन्होंने क्या क्या किस किस संस्थाओं से जुड़े हुए थे, तो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और आपका नवजवान भारत सभा से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, अब आपके रिवोल्यूशनरी एक्शन कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बिल्कुल आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्यों हुआ था, आपके जो लाला लाजपत राय थे, उन पे लाठीचार्ज की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो जो लाठीचार्ज इन्होंने किया था सॉन्डर्स, उन उनके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी की थी और उनकी डेथ हो गई थी सॉन्डर्स की। ठीक है, सेकंड उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फिलोसफी थी इनकी। तो जो बॉम्ब इन्होंने फेंका था उससे मतलब डैमेज वाला नहीं था, बस एक थ्रेटन वाला था। तो इनको किस केस में इनको जो सजा मिली थी वो थी आपकी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके 1928, रादर देन सेंट्रल में नहीं मिली थी। ठीक है, आइडियोलॉजी और फिलोसफी क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट इनकी आइडियोलॉजी थी। वाई आई एम एन एथिस्ट, ठीक है, ये एथिस्ट फिलोसफी को मानते थे, रीजनलिज्म, इक्वालिटी और जस्टिस पे बिलीव करे थे। जो अरेस्ट इनका 1929 में अरेस्ट हुए थे, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और जिन्ना ने अपोज किया था उस बिल का। ठीक है, आपका एग्जीक्यूशन आपका मार्च, ये देखो हमारा ब्लैक डे था, मार्च 23 1931 को सुखदेव जी, राजगुरु जी और आपके भगत सिंह जी को क्या फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि जेल में किसने विजिट किया था। उनको देखो कितनी नॉलेज थी, लिटरेरी वर्क्स देखो उनके, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की इनको नॉलेज थी। इन्होंने जेल में नोटबुक रेफर्ड की थी थिंकर कार्ल मार्क्स को। ठीक है, 17 एज में इन्होंने लिखा था विश्वा प्रेम। विश्व प्रेम में क्या लिखा था, यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे, इक्वेलिटी की बात करते थे। ओप्रेस्ड आपके ओप्रेस्ड क्लासेस के खिलाफ, मतलब अगेंस्ट थे ये। ठीक है, फिलोसफी ऑफ रेवोल्यूशन की इन हिज राइटिंग्स, व्हाट इज रेवोल्यूशन के बारे में बात की थी इन्होंने। व्हाट इज एनार्किज्म, एनार्किज्म का मतलब ये, एनार्किज्म पॉलिसी फॉलो करते। एनार्किज्म का मतलब होता था किसी भी गवर्नमेंट का रूल ना हो, यानी लॉ का कोई भी रूल ना हो। उस टाइम में जो लॉ थे वो किसके थे, ब्रिटिशियर्स के। ठीक है, पावर ऑफ लव इन्होंने अपनी लिखी थी 1929 में, लेटर टू सुखदेव को इन्होंने अपना लेटर लिखा था। नेक्स्ट हमारा हो जाता है ये आपका फेस्टिवल जीवत
पुत्रिका जीवित पुत्रिका आपका फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये आपका बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। रिसेंटली जीवित पुत्रिका फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? आपका बिहार में बनाया गया था। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस दी गई है आपके कि ये हिंदू फेस्टिवल है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल में मनाया जाता है, नॉर्थर्न साउथर्न ईस्टर्न पार्ट में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मदर है आपकी, वो अपने बच्चों के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, है ना, इनके लिए प्रेयर करती है। 3 दिन तक ये फास्ट चलता है, जिसमें निर्जला होता है। निर्जला यानी बिना पानी पिए आपको फास्ट करना पड़ता है। तो ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए। अब देखो, ये हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है जो पेंशन स्कीम में आया हुआ है। आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देखो, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने, आपकी मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने आपकी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। पहले हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी 2004 तक, फिर उसके बाद हमारे पास न्यू पेंशन स्कीम आई 2004 के बाद। उसके बाद अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला यूनिवर्सल पेंशन स्कीम होना चाहिए। हम तीनों स्कीम के बारे में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, द पेंशन सिस्टम इन इंडिया अंडर द प्रपोजल ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम का प्रपोजल लिया है, ठीक है इन्होंने। इंट्रोडक्शन में हम इन तीनों स्कीम के बारे में जानेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का क्या मीनिंग है? बेसिकली ओल्ड और आपकी न्यू पेंशन स्कीम का मिक्सचर है, ये हाइब्रिड है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्यों हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बता रखे कि जो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम थी ना, वो 2004 से पहले आई थी, और गारंटी प्रोवाइड करती थी, एंश्योरिटी प्रोवाइड करती थी कि गवर्नमेंट आपको पेंशन देगी। ये एक वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये क्या था, फिक्स्ड और डिटरमाइंड होती थी, ठीक है। सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन द पेंशन, आपकी जो पेंशन थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का सोनली रिस्पॉन्सिबल कौन होती थी? गवर्नमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, फिक्स्ड परसेंटेज होता था आपका, है ना। उसके अलावा थ्रू आउट द पोस्ट रिटायरमेंट ईयर तक, जितने टाइम तक आप पोस्ट रिटायरमेंट है, आपको पेंशन प्रोवाइड होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपके सोशल सिक्योरिटी बेसिकली इसका मेन मोटिव था। जो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था आपका, कि आपका वेलफेयरिज्म होना चाहिए, है ना। आपका सोशल ग्रोथ होनी चाहिए। लाइक आपने रिटायरमेंट ले ली, तो उसके जो आपके बाद के डेज हैं, पोस्ट रिटायरमेंट का जो पीरियड है, उसमें क्या होगा, आपका वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या थी, ओल्ड पेंशन स्कीम प्रोवाइड करवाई जाती थी, ठीक है। अब इसका क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने न्यू पेंशन स्कीम में 2004 में ट्रांसलेट किया। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में मार्केट का इन्फ्लेक्शन, मार्केट का जो इन्फ्लेशन होता था वो नहीं होता था ओल्ड पेंशन स्कीम। बट जो आपकी न्यू पेंशन स्कीम थी ना, उसमें क्या था, आपका मार्केट का इन्फ्लुएंस होता था। अब न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद में आई है आपकी, और इसमें आपका क्या था, न्यू पेंशन स्कीम में आपका था डिफाइंड बेनिफिट मॉडल टू डिफाइनाइड कंट्रीब्यूशन मॉडल था। इसमें क्या था कि आपके बोथ एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट दोनों मिलके करते थे। ये किस पे, आपके फाइनेंशियल मार्केट के इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड थी। अगर फाइनेंशियल मार्केट में कोई इन्फ्लेशन आती थी या इनफ्लक्चुएशन आती थी, तो वो आपकी कहीं ना कहीं पेंशन स्कीम में भी देखने को मिलती है। 2004 में आपकी न्यू पेंशन स्कीम आई, बट 2008 में आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसकी वजह से हमें किस पे, पेंशन पे इफेक्ट देखने को मिला। देखो, लोगों ने तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, गवर्नमेंट ने अपना दिया, बट मार्केट डूबने की वजह से उनकी पेंशन भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुई। तो ये हमारे लिए कंसर्न का इश्यू हो गया, ठीक है। जो फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट फोर्सेस उसको फ्लक्चुएट कर सकते थे। ये आपका क्या था, अब क्या है, न्यू लिबरल शिफ्ट एंड रिस्क ट्रांसफर था। देखो, न्यू लिबरल शिफ्ट में क्या हो रहा था कि आपको मार्केट का फैक्टर्स का नहीं पता चल रहा था, ये एक नया शिफ्ट हो रहा था आपका, है ना। इसमें आपका क्या हो रहा था कि इरोडिंग द सिक्योरिटी वंस प्रोवाइड। अगर आप न्यू पेंशन स्कीम के क्या क्रिटिसिज्म है कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो इसका हाइब्रिड हमने क्या निकाला, इसका हाइब्रिड हमारा हुआ वेलफेयरिज्म कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया यूनिवर्सल पेंशन स्कीम है जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इशू की है, वो दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। आपके ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का है। बट इसमें जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है कि आपके सारे एम्प्लॉयज इंक्लूड नहीं है इसमें, आपके ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जैसे टीचर इसमें इंक्लूड नहीं है, और ये भी इतनी इंश्योरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है। इसमें कुछ इसके गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के इश्यूज के बारे में बात कर रहा है कि कंप्लीटली जो रिस्क एसोसिएटेड था फाइनेंशियल मार्केट से, वो अब डील नहीं हो रहा है इन पॉलिसीज के द्वारा, ठीक है। इंक्लूसिविटी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, कंक्लूजन क्या है कि हमें इस पे प्रॉपर स्टेबिलिटी की बात करनी चाहिए, ठीक है। न्यू लिबरलिज्म टाइम के साथ हमें चल के चलना, मतलब
बेसिकली आपका क्या बोल रहा है कि जो आपकी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम है उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करो, जो अगर इंप्लॉयज अपना कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं उसको भी इंक्लूड करो, और दूसरा है ना जो आपका वनरेबल सेक्शन है उसको भी इसमें लेके आओ। ये हमारे इसके कंक्लूजन्स है। देखो हमारे 5 क्वेश्चन हो जाते हैं डेली। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ, was founded द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब मुझे बताओ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसने फाउंड किया था, कमेंट करके, है ना। फिर आपका जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, ओनली अथॉरिटी फॉर पार्डनिंग अ सेंटेंस ऑफ डेथ इज द प्रेसिडेंट। क्या ऐसी अथॉरिटी सिर्फ प्रेसिडेंट है जो आपके डेथ के सेंटेंस को पार्डन करता है? तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स में आप कमेंट करके बताओ। प्रिजन जो सब्जेक्ट है वो किसके अंडर आता है, ये हमने आर्टिकल में देखा था आज ही। और जो गवर्नर ऑर्डिनेंस है उसका कौन सा आर्टिकल है, ये आपका 5th क्वेश्चन होता है। तो आप ये क्वेश्चंस को देख के एक बार मुझे इनके आंसर कमेंट में मेंशन करके बताओ, ठीक है। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही था, मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू एवरीवन।